आप सभी दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच प्रखर आलोचक, विख्यात भाषाविद डॉक्टर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी उपस्थित हैं साहित्य यात्रा से बात करने के लिए। और लखनऊ विश्वविद्यालय में हिंदी और आधुनिक भाषा विभाग के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। छायावादी गद्य पर बहुत ही विशद कार्य इन्होंने किया है और व्यवहारिक सौंदर्य शास्त्र पर काम भी किया है, डिलीट भी किया है इन्होंने। वर्तमान में दीक्षित जी राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अध्यक्ष हैं और भाषा और साहित्य के विकास के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं। बहुत बहुत आभार दीक्षित जी आपका, समय दिया है इतनी व्यस्तता में। और अभी हम लोग हिंदी साहित्य सम्मेलन भवन में है, 130वां इनका यहाँ का और 43वां अधिवेशन चल रहा है, स्थापना दिवस है। अनिल सुलभ जी की अध्यक्षता में साहित्य सम्मेलन में यह अधिवेशन चल रहा है और उसी में आज दीक्षित जी यहाँ आए हैं, पटना पधारे हुए हैं। तो मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हुए आदरणीय दीक्षित जी से कई पुस्तकों का इन्होंने रचना की है और साहित्य को समृद्ध किया है। हिंदी साहित्य इतिहास की भूमिका पर इनका काम है। शुक्ति सुधा, विश्व पटल पर हिंदी पर बहुत ही गंभीर कार्य इन्होंने किया है, जिस पर यहाँ चर्चा भी हुई है। निराला समग्र की रचना की है। संचार भाषा और हिंदी पर इनका विशेष है। प्रसाद समग्र और सेनापति, ये इस तरह के कार्य इन्होंने कई किए हैं। विश्वबंधु और ब्रज संस्कृति विश्वकोश की भी इन्होंने रचना की है। तो मैं बात करना चाहता हूँ कि आदरणीय दीक्षित जी, आपकी साहित्य यात्रा की शुरुआत किस रूप में हुई, कैसे हुई, प्रेरणा स्रोत कौन रहे? मुझे साहित्य से नाता तो बहुत पुराना है। जब माध्यमिक कक्षाओं में आया तो कविता लिखने का शौक हुआ। देखा देखी आस पड़ोस का वातावरण कैसा था। उस समय सनेही मंडल की कविताएं चल रही। अच्छा, उनकी एक पत्रिका सुखविधान से निकलती थी। तो उसे पढ़ते पढ़ाते हुए और लोगों की समस्या पूर्तियाँ देखते हुए मन में कुतूहल हुआ, एक बार प्रयास था। पर जब विश्वविद्यालय में पहुंचे तो मुझे ये लगा कि कविता से फिर बौद्धिक चिंतन नहीं हो पाता। अगर तरंगुम भीतर क्षण गया जी तो फिर विचार परक लेखन अच्छा नहीं लगता है। और आवश्यकता है परीक्षा उत्तीर्ण करने की, अच्छे अंकों में उत्तीर्ण करने की। तो बस कविता पढ़ करके आनंद लेता रहा, काव्य सृजन बंद कर दिया और सभी छात्र क्षेत्र में आया। एमए के बाद फिर जैसा हर शोधार्थी का कैरियर होता है तो पीएचडी में प्रवेश हुआ। और जैसे छायावादी गद्य की बात आपने कही, तो उस समय के अपने अध्यापकों से प्रेरित होकर पत्र पत्रिकाओं में जो विवाद छपते थे उससे प्रभावित होकर मैंने छायावादी गद्य की खोज की। ये देखा कि छायावादी अगर भी प्रवृत्ति है तो कोई प्रवृत्ति क्या किसी विधा विशेष तक सीमित नहीं है। जैसे प्रगतिवाद आपको कविता के साथ साथ आलोचना में भी मिलता है, कथा साहित्य में भी मिलता है, तो छायावाद क्यों नहीं मिल सकता? तो वो छायावाद पर आपने काफी सुचिंतित रूप से काम किया। बहुत विशद लेखन आपने छायावाद पर किया। एक नए रूप में छायावाद के 100 वर्ष पूर्ण होने पर आपने इसे एक नई दृष्टि से देखने का प्रयास किया। कोशिश, इसकी चर्चा काफी हो रही है हिंदी साहित्य में। तो उस दृष्टि से भी छायावाद चाहेंगे क्या? मैंने ये पाया कि छायावाद का सही अर्थ हिंदी जगत में लोकप्रिय नहीं हुआ। लोगों ने इसको रहस्यवाद का पर्यायवाची मान लिया या स्वच्छतावाद का पर्यायवाची मान लिया। और ऐसा लगा कि जहाँ कहीं प्रेम सौंदर्य का वर्णन है, प्रकृति का चित्रण है, वेदना ज्यादा मुखर होकर के व्यक्त हुई है या उन्मुक्तता ज्यादा आई है, वो सब छायावाद। दरअसल ये छायावाद की अंतर वस्तु और उसके बिंदु है। छायावाद में मूल रूप से छाया शब्द पर विचार करता है और ये शब्द मुकुटधर पांडे का दिया हुआ नहीं है। ये वक्रोक्ति का कुतक का दिया हुआ, ये आनंदवर्धन के ध्वन्यालोक से निकला है। छायायांतर विवांतरा, सौंदर्य की परिभाषा करते हुए कहते हैं कि जैसे एक राजवंती स्त्री के मुखमंडल पर
विशेष रूप से कपोल स्तर पर एक सौंदर्य की छाया आ जाती है जो गोपन होती है लेकिन बड़ी रमणीक होती है। वैसे लावण्य शब्द से इसका निकला जो प्रतिभाषित हो, बहुत प्रकट रूप से नहीं, धुंधली धुंधली आकृति उसकी प्रकट होती हो, वो छायांकन शैली छायाभाव है जिसको शैडो आर्ट कहा गया है, जिसमें मुखर रूप से अभिधा में कोई बात नहीं आती है, लक्षणा और व्यंजना के माध्यम से आती है। तो इन कवियों की विशेषता आप देखें कि इन्होंने सौंदर्य का ही वर्णन किया है, तो उसकी छाया करके अंकित की है। अगर कहीं गंध का वर्णन कर लिया है तो गंध की छाया को पकड़ा है, अगर ध्वनि को हुआ है तो ध्वनि की छाया को पकड़ा है। तो ऐसे पंचतत्वों के माध्यम से इस नई शैली को उन्होंने जन्म दिया था। और उसके पीछे कारण ये था कि द्विवेदी युगी कविता ज्यादा गद्यात्मक जी, तो उस कविता को फिर से कविता के पीछे कहीं वक्रता और ध्वनि का स्थान होना चाहिए, तभी कहते हैं ना कि काव्य कला है वही वैदग्ध्य माना जाता है। तो उस उद्देश्य से इन्होंने एक नई शैली को, भाषा के अपनी एक सौंदर्य, भाषा के भीतर जो सौंदर्य होता है, कि कहते हैं कि भाषा में एक सुगंध होता है जी, जो लोकोक्तियों से, मुहावरों से और भावपूर्ण शैली के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। वही आशय है, वही आशय। दीक्षित जी, निराला और प्रसाद को आपने समग्र दृष्टि से देखने का एक महत्वपूर्ण प्रयास किया है। इस क्रम में आप निराला और प्रसाद की रचनाओं में स्वाधीनता आंदोलन के प्रभाव को किस रूप में रेखांकित करते हैं? हाँ, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, प्रसाद जी स्वतंत्रता आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं जुड़े हुए, लेकिन अपने नाटकों के माध्यम से अतीत का गौरवगान करते हुए वे भारतीयता का जो उच्चार बराबर करते हैं। उदाहरण के लिए आप चंद्रगुप्त नाटक में देखें तो वहाँ भी अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए उनके बहुत सारे पात्र संलग्न दिखाई देते हैं। और वे हिमाद्रितुंग संघ से प्रबुद्ध शुद्ध भारती ऐसे ही स्कंद रूप में पहुँचते हैं तो वहाँ घोड़ों से लड़ते हुए स्कंद और उसके गुप्त परिवार के अन्य जो परवर्ती राजा हैं वो जो युद्ध करते हैं और अपनी भारतीयता की रक्षा करते हैं, उसका यशो विस्तार कालिदास या मातृगुप्त नामक पात्र के माध्यम से प्रसाद जी नाटक के अंत में कराते हैं। हिमालय के आंगन में उनसे ने अभिनंदन किया। 5000 वर्षों का इतिहास है भारत का, उसमें गौतम बुद्ध का भी उल्लेख है, तो उसमें राम का भी उल्लेख है। तो इन सबको इतिहास की वस्तु बनाते हुए वे आर्यावर्त का जयकार करते हैं। उस आर्यावर्त की स्वतंत्रता के लिए हमें संघर्ष करना है। उनके अनुसार सिकंदर यहाँ आकर पराजित होकर गया। उनके अनुसार सेल्यूकस को संधि करनी पड़ी थी। सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया से और चंद्रगुप्त का विवाह हुआ। तो इस तरह से भारत का चारों तरफ विस्तार, इससे राष्ट्र का स्वाभिमान जाते और समाज सुधार की भी एक योजना उन्होंने बनाई थी। उनकी कई कहानियां हैं, उनके कई उपन्यास हैं, ज्यादातर ऐतिहासिक है, कंकाल एक सामाजिक उपन्यास है। तो इसमें समाज के विघटन की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं, यथार्थ के बजाय आदर्श को प्रेरित करते हुए उन्होंने नवजागरण को किया। तो जो स्वातंत्र्य आंदोलन के पोषक तत्व हैं उनमें है अध्यात्म, अतीत गौरव, उसमें है जनजागरण, उसमें है वही सत्ता, समानता, बंधुत्व। इन भावों की पुष्टि उनके साहित्य से होती है। तब तक आंदोलन तीव्रता के साथ, बड़ी गति के साथ नहीं चला। निराला जी की इसे थोड़ी देर लगे। निराला जी इस आंदोलन से जुड़े भी रहे। उनकी कुल्ली भाट नामक चरित्रोपन्यास में बहुत ही स्पष्ट दिखता है कि गांव में उन्होंने किसानों का आंदोलन शुरू किया था। जमींदार के उस दमन चक्र के विरुद्ध उनको संगठित करके और झंडा गीत गाते हुए, जिसमें उनको थाने की कार्रवाई से भी गुजरना पड़ा था। तो आरंभिक स्थिति तो ये रही। बाद में वो गांधीवाद से कुछ असर है। उन्हें लगा कि कांग्रेस की यह आज़ादी की लड़ाई केवल बाहरी स्वतंत्रता की लड़ाई है, उस बाहरी स्वतंत्रता से ज़्यादा जरूरी आंतरिक स्वतंत्रता है। जब हम अपनी गलतियों से मुक्त हो, पीड़ाओं से मुक्त हो। एक स्थान पर वे कहते हैं, उनका संस्मरण है, क्रांति साहित्य सम्मेलन फैजाबाद, वहाँ टंडन जी थे, राजर्षि टंडन के साथ साथ डॉक्टर राजेंद्र जी थे और संपूर्णानंद। तो राजनीतिज्ञों ने एक आवाज दी कि साहित्यकारों को राजनीतिज्ञों का साथ देना चाहिए।
ये निराला जी के गले नहीं उतरी। अच्छा। वो बोले कि यहाँ के साहित्यकार राजनीति को बहुत आगे हैं। हाँ। सरस्वती कभी राजनीति की दासी नहीं हो सकती है जी। और वह अपने ढंग से वो आजादी की लड़ाई जी। फिर वैचारिक स्तर पर, लेकिन गांधीवादी राजनीति से खासतौर से असहयोग और शांति और अहिंसा ये नहीं। हाँ, वो बंगाल से होकर के गए थे तो कुछ क्रांतिकारी विचार जी। जी। बस एक बार तो और राजसूय श्यामा जहाँ वो आत्म बलिदान की बात करते हैं जी। तो वो भाव भी था, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था कि इन नेताओं द्वारा प्राप्त की गई आजादी आदर्श स्वतंत्रता नहीं हो सकती। उस समय बात अटपटी लगी थी, आज विश्व जी काफी कुछ सही लग रही है। जी बिल्कुल सही आपने कहा। आपने बहुत तरह से काम किया है, बहुत बहुआयामी रूप में। छायावाद के साथ साथ आपने रीतिकाल के कई महत्वपूर्ण कवियों पर भी काम किया है और रीतिकाल और छायावाद की कलात्मकता पर जो एक आपने दृष्टि दी है, विशेषता है, मैं चाहूँगा कि उसके संबंध में आप अपने जी। मुझे ये लगा कि रीतिकाल काव्य कला की दृष्टि से हिंदी का स्वर्णकाल जी। देखिए, भक्ति काव्य में एक खास तरह का परहेजी संस्कार है जी। आधुनिक कविता में जब आप प्रगति और प्रयोगवाद से गुजरते हैं तो इसमें यौनिकता आपको हावी दिखाई देती है, उसका आवेश जो आ रहा है। आज की कविता किसी एथिक्स, किसी नैतिकता की समर्थक नहीं दी गई। रीतिकाल की कविता में दो दृष्टियां आपके सामने हैं, उनको आपको चुनना पड़ेगा। पहली बात यह है कि सारा का सारा युग रीतिकाल नहीं है जी। उस युग में संत का भी रचा गया है, जिसको उत्तरवर्ती मध्यकाल कहते हैं ना जी। परवर्ती मध्य युग। जितने संत कवि भक्ति काल में नहीं थे उससे ज्यादा इसे रीतिकाल में, उससे ज्यादा सूफी कवि हुए हैं, उससे ज्यादा राम काव्य और कृष्ण काव्य रचे गए हैं। यदि भक्ति काव्य का ही अनवरत प्रवाह दिखाई दे रहा है। कुछ कवि हैं जो रीति परंपरा माने कवि लक्षण की जो परंपरा है, कवि शिक्षा की जो परंपरा है उनसे जुड़े हुए हैं। उनमें भी दो भेद हैं, एक जो दरबारी कवि है जी और दूसरे जो किसी दरबार के आश्रय में नहीं रहे, साहित्य प्रेमी हैं, तो बैठे बैठे वो काव्य रचना कर रहे हैं। ये भ्रांति फैलाई गई कि ये सब के सब सामंती कवि हैं, ये सब के सब दरबारी कवि हैं और राजा की संतुष्टि के लिए श्रृंगार पर रचनाएं करते रहे हैं जी। मैंने इन सबका अनुपात निकालते हुए जी पहले सर्वेक्षण किया और फिर देखा तो निष्कर्ष निकला कि केवल 60 से 65 कवि हैं जिनको दरबार सुलभ हुआ था। बाकी 200 से ज्यादा कवि ऐसे हैं जो दरबार तक नहीं पहुंच पाए, ये दरबार नहीं जाना चाहते थे। तो अनुपात के हिसाब से आप उसको दरबारी युग कहेंगे कि जनयुग कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ज्यादातर किसान हैं जी, गांव के रहने वाले हैं और एक काव्य विनोद के भाव से रचनाएं कर रहे थे जी, मनोरंजन के लिए भी, आत्मतोष के लिए भी, और ये केवल नायक नायिका भेद नहीं लिख रहे थे, ये उस समय के जनजीवन की व्यथा कथा लिख रहे थे जी। उस समय न जाने कितने ग्रंथ लिखे गए जिनको शालिहोत्र परंपरा कहा जाता है। शालिहोत्र माने हाथी घोड़े की इलाज चिकित्सा प्रणाली। दरबारों में हाथी घोड़े पाले जाते थे तो उनका लक्षण क्या है, कौन घोड़ा कितना तेज दौड़ने वाला होगा, कितना सीधा होगा, हाथी कैसा होगा। हमारे ये कविराज जो बाद में दरबारों में जाकर राजकवि बने, मूल रूप से कविराज थे, मैंने वैद्य थे। वैद्य थे, अच्छा हाँ। तो कवि और वैद्य दोनों एक तरह का काम करते थे, यही की उपयोगिता थी जी। ये पक्ष चिकित्सा पर ग्रंथ लिख रहे थे, ये आयुर्वेद के ग्रंथ लिख रहे थे, ये ज्योतिष के ग्रंथ लिख रहे थे, ये कर्मकांड के ग्रंथ लिख रहे थे, ये कृषि शास्त्र की चर्चा कर रहे थे। मुझे एक दर्जन काव्य मिले जो बागवानी से संबंधित है, जो केवल पक्षियों पर लिखे गए, चिड़ियों पर लिखे गए। धर्मोत्कच का पक्षी बाग विलास, उत्कर का बाग विलास, और वह बगीचा कैसे लगाया जाता है, चिड़िया कौन कौन सी है, पालने लायक है, उनके क्या लक्षण है, उनसे कैसे बचना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। तो देशी चिकित्सा प्रणाली ले लीजिए, सभासार माने एक तरह की शिक्षा जो सभा में बैठने का सहूल देती है, तभी तो हम सभ्य कहलाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जो दैनिक कामकाज की चीजें हैं उन पर बहुत ग्रंथ लिखे गए जी। और हुआ ये है कि दरबारों में उन्हीं रचनाओं की इज्जत की गई जो राजा को थोड़ी बुद्धि देते हो, फर्क लगते हो। आश्रयदाता की जीविका का साधन भी यही था। तो वे तो कृतियां बच गई
बाकी जो लोगों के घरों में उनके छप्परों में कहीं रखी हुई आने वाले में वे सब कालक्रम में या तो कीड़े खा गए या बारिश की वजह से मौसम की वजह से नष्ट हो गई, वे सुरक्षित नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि राज दरबार में राजाओं के कर्णेंद्रिय में मकरध्वज रस हाँ वो देते थे उनको शौर्यवर्धक दवाइयाँ, बलवर्धक दवाइयाँ, वीर्यवर्धक दवाइयाँ, यही राजकवियों का कविराजों का उनका लक्षण था, ये देते थे और वैसे ही रचनाएं करते थे जो खास तरह के विचारों उत्तेजना पैदा करते थे। लेकिन जनता से जो लोग जुड़े हुए थे वो जनोपयोगी साहित्य लिख रहे थे। नक्सिक वर्णन का बहुत कवित्वपूर्ण नहीं था वो, लेकिन उपयोगी साहित्य था। संयोग या दुर्योग कह लीजिए, वो साहित्य की रक्षा नहीं कर पाए। लोगों के घरों में भी कहीं कहीं पांडुलिपियां पाई जाती हैं, लेकिन हमारा शासन भी उनके प्रति बहुत सचेत नहीं है। न जाने हजारों की संख्या में ऐसी कृतियां पड़ी हैं, पांडुलिपियां जो संपादित नहीं हो पाई, प्रकाशित नहीं हो पाई। नायिका भेद और नक्सिक वर्णन को लेकर इनमें आप देखेंगे कि नायिका भेद का जो वर्णन किया है वे सब केवल विलासिनी ही नहीं है। अब रहीम का नायिका भेद जो पहला नायिका भेद माना जाता है, उसमें नाई का वर्णन है, उसमें बारिक का वर्णन है, उसमें मल्लाही का वर्णन है, वो जाति नायिका भेद जी। और हर जाति का जो सोशल कैरेक्टर है वो बताया जा रहा है जी। जाति चरित्र होता है ना जी। अगर आप इससे अवगत हो जाए तो मेरा ख्याल है कि जीवन में कभी धोखा नहीं होगा जी। तो इसमें कई तरह की नायिकाएं हैं जी। कुछ सौंदर्य की पुतलिकाएं हैं और कुछ मानविकाएं हैं। उन सबका मानवीय चरित्र का मनोविज्ञान जी, उनके एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी इस नायिका भेद के अंदर की गई। और हिंदी कवियों की एक और विशेषता है, इन्होंने नायक भेद बनाए हैं। नायकों के भी अलग अलग रूप, भिन्न भिन्न प्रकार के नायक इन्होंने उपस्थित किए। तो इस तरह से मनुष्य के चरित्र को समझने और समझाने का काफी प्रयास, जो बाद में मनोविज्ञान कहलाता है। आज फ्राइड की चर्चा तो करते हैं, लेकिन इन कवियों को भूल गए। उस रहते इसके बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही। हिंदी साहित्य में सौंदर्यवादी दृष्टिकोण से रचनाओं की आलोचना में किन समीक्षकों को अंकित आप करना चाहेंगे? रमेश जी, जो सौंदर्य शास्त्रीय अध्ययन हिंदी में हुए हैं ये मोटे तौर से 7 प्रकार के। एक है जो सौंदर्य को कला शास्त्र के रूप में, जो वासुदेव शरण अग्रवाल की परंपरा है, जो प्रस्तर विज्ञान में दिखाई देता है, मूर्ति विज्ञान में दिखाई देता है। जब वो अजंता एलोरा के चित्रों का विवेचन करते हैं, खजुराहो के मंदिर की विवेचना करते हैं, कोलार की विवेचना करते हैं, वो एक सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टिया वास्तुशास्त्र की मूर्तिकला की। दूसरे प्रकार के आचार्य रहे हैं जो लालित्य तत्व को सौंदर्य मानते हैं, जैसे अजय द्विवेदी, कालिदास की लालित्य योजना। लालित्य का तात्पर्य है सौंदर्य का मंडन, माने प्रसाधन। वो केवल प्रसाधन तक सीमित है, आगे नहीं जा सकता है। किस तरह की चूड़ लगाते थे, कैसे केश बज्जा करते थे, दांतों में किस प्रकार का रंग लगाया जाता था, कैसे कैसे पत्र बजते थे, बहिरंग जी। तीसरे प्रकार के सौंदर्य शास्त्री हैं जो मिथकीय अध्ययन करते हैं जी, माइथोलॉजिकल स्टडी, जिसमें रमेश कुतर्वे काफी आगे रहे हैं। वे पुराने चित्रों के माध्यम से मनुष्य की मिथकीय प्रतीकों को पकड़ने की कोशिश, माइथोलॉजिकल सिंबल्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं। चौथे प्रकार के काव्य शास्त्री रहे सौंदर्य शास्त्री जो काव्य शास्त्र के समानांतर चलते हैं। उसमें उन्होंने सौंदर्य के 4 भाग किए, जैसे आपके कुमार विमल ने किया जी, जैसे डॉक्टर नगेंद्र ने और निर्मला जी ने किया है। तो उसमें किसी भी कृति का अध्ययन करते हुए कल्पना विधान, दूसरे विभव विधान, तीसरे प्रतीक विधान, चौथे अन्योन्य परंपरा, इसको एक अलग रूप दे देते हैं और सौंदर्य शास्त्र कहते हैं। दरअसल ये काव्य शास्त्र का ही विस्तार है, ये सौंदर्य शास्त्र नहीं है, अलग से इसकी स्टडी है जी, एस्थेटिक स्टडी नहीं है। एस्थेटिक्स का मतलब है किसी कवि के रचना काल में, उस रचना प्रक्रिया में जो बिंब बनता है उसका हेतु क्या है। किस कारण प्रसाद जी हिमालय का ऐसा वर्णन करते हैं जी, किस कारण किसी अमुक व्यक्ति को समुद्र बहुत प्रिय है जी, किस कारण कोई संध्या काल का ही वर्णन ज्यादा करता है जी। तो उसके उत्पत्ति और प्रक्रिया के हेतु को पकड़ना, उस मनोविज्ञान से जूझना जिसे ये बिंब उसकी चेतना में उभर आया है, वो एस्थेटिक स्टडी होती है। एस्थेटिक का मतलब है संवेदना, जैसे एनेस्थीसिया जो संवेदना को मार देता है, एस्थेटिक जो संवेदना को जगाएगा। और संवेदना मूल रूप से 5 रूपों में भारतीय साहित्य में संस्कृत में आई है, रूप, रस, गंध, स्पर्श,
हमारी ज्ञानेंद्रिय है जी। वही संवेदना के कारण जो चाक्षुष बिंब हमको दिखाई देते हैं, जी। उसके साथ साथ स्पर्श का जो सुख होता है, जी। घ्राण का जो सुख होता है, शब्दों का जो कान इंद्रिय द्वारा जो सुख प्राप्त होता है, सुख या दुख माने प्रतीक जी। जैसा भी हो, और रसना से रस का जो स्वाद होता है जी। तो जिसको काव्य शास्त्र ये रस कहते हैं वो रसास्वाद है। ऐसा स्वाद। दरअसल व्यंजना ही व्यंजन का रूप ले लेती है जी। और उसी तरह से गंध बोध, शब्द बोध या शब्द ध्वनि आनंद, ये सब उसी से आगे निकलते हुए चलते हैं। का जो रस शास्त्र है, रस निष्पत्ति की कल्पना है, मूल रूप से इसी से शुरू हुई। इसी से वे जब कहते हैं कि ये भावानुभाव संचारी संयोगा रस निष्पत्ति, जी। तो जो विभाव है, आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव, ये आपके मन को प्रेरित करते हैं जी। और तब उसके साथ साथ उसकी निष्पत्ति होती है, उसका प्रकटन होता है और तब वो रस रूप धारण कर लेता है। तो इसकी प्रक्रिया पूरी पूरी बताई। तो इस तरह से जितने हमारे काव्य संप्रदाय बने हैं, रसियो, ध्वनि और अलंकार और औचित्य और मुखरोक्ति, ये छठों सभी संप्रदाय, और उसके अलावा काव्य के अन्य पक्ष जो पश्चिम के प्रभाव से आगे बढ़ते हैं, जैसे बिंबवाद, प्रतीकवाद, ये सब इसी से प्रकट होते हैं। इसी से। मुख्य संवेदना के ही विषय है। जी। रस भी एक संवेदना ही है, सो रसानुभूति कहते हैं। जी। सुख या दुख या ऐसी 64 प्रतीतियां बताई गई हैं जो हमारे यहाँ संचारी भाव कहे जाते हैं। जी। जी। तो ये सब आपकी संवेदना से ही जुड़े हुए हैं। कुछ व्यक्ति की संवेदना है, कई लोग की संवेदना है। अब हम थोड़ा सा बदलेंगे भाषा की ओर। आपकी एक संचार भाषा के रूप में हिंदी की भूमिका के निर्वहन को लेकर और किस हद तक प्रगति हिंदी ने की है और किस रूप में आपका विशद कार्य इसमें किया हुआ है, उस रूप में। डॉक्टर साहब, मैंने ये देखा कि आज किसी भी भाषा की सार्थकता इसमें है कि उसके अंदर संप्रेषण की क्षमता कितनी है। जी। कम्युनिकेशन पावर कितना है। जी। हिंदी आज जो लोकप्रिय हुई है उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बहुत ही सहज गम्य है, सरलता पूर्वक समझ में आ जाती है और उसके माध्यम से आप जैसा चाहते वैसा व्यक्त करते हैं। हालांकि मनुष्य की सोची हुई सारी बात तो व्यक्त नहीं हो पाती, भाषा इतनी समर्थ नहीं है, कोई भी भाषा। जी। मनोवेताओं का जो खासतौर से भाषिक मनोविज्ञान पर चर्चा करते हैं, ये कहते रहे हैं कि हमारी सोची हुई केवल 80% व्यक्त हो पाती है, 20% आप देख सकते हैं। चाहे कितना भाषा का समर्थ व्यक्ति, अंशारी व्यक्ति क्यों ना हो, उसके लिए शब्द ही नहीं बने। जितनी अनुभूत प्रबल होती है उतनी प्रबल नहीं होती, इसलिए भाषा की क्षमता इस पर निर्भर है कि उसमें संप्रेषण शक्ति है। उस हिसाब से हिंदी का है। और ये पाया कि जितने हमारे संचार माध्यम हैं, जैसे समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएं, जैसे रेडियो, जैसे दूरदर्शन और सोशल मीडिया, इनके उपयुक्त तो हिंदी में शब्द भंडार की तरह है। निष्कर्ष ये निकला कि जिस भाषा के जितने भाषा भाषी होते हैं उसकी संवेदना उतनी ही तीव्र। जैसे होम्योपैथी दवाई को जितना घोटा जाता है उसकी पोटेंसी उतनी ही बढ़ती चली जाती है, उसी तरह से एक शब्द जितने मुखों के बीच से होकर निकलता है उसमें व्यंजना शक्ति उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाती है। इस हिसाब से हिंदी बड़ी समर्थ भाषा है। और ये बताया है कि रेडियो की भाषा के रूप में क्या प्रगति है, इसके सामने क्या समस्याएं हैं, रेडियो की भाषा का अपना निजी चरित्र क्या है। रेडियो वार्ता देते हुए हमें ध्यान देना पड़ता है कि इसमें स्थानवाची शब्द नहीं आना चाहिए, यानी ये नहीं कह सकते कि निम्नलिखित विशेषताएं हैं या उपयुक्त संदर्भ में कहना चाहता हूँ। रेडियो में उपयुक्त और निम्नलिखित नहीं होता है। रेडियो की अपनी एक आचार संहिता है, वे कहते हैं नकारात्मक वाक्य नहीं होना चाहिए। आप कहें कि आज बैठक नहीं होगी, इसकी जगह लिखना हो बैठक स्थगित हो गई है जी, पॉजिटिव बनिए जी। ऐसे ही संसदीय भाषा का प्रयोग कीजिए, ऐसे ही लंबा वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य न बनाइए, छोटे छोटे वाक्य बनाइए, बहुत कठिन और नवगठित शब्द का प्रयोग न कीजिए, ज्यादा आंकड़े न दीजिए, ज्यादा तिथियां न दीजिए, ये सब चल रहा है। उसी तरह से दूरदर्शन की भी अपनी एक भाषा है, उसमें दृश्यात्मकता ज्यादा होती है। जब शब्द विजुअल हो जाए, जब दृश्यात्मक हो जाए तो उसकी सार्थकता बनती है। तो इस तरह से मीडिया के अनुसार जो भाषा गठित हुई है, हो रही है, अधिकाधिक होनी चाहिए, वो संचार भाषा।
उस कम्युनिकेटिव लैंग्वेज की कसौटी पर इसमें हिंदी को गढ़ने की कोशिश की गई कि इसने विश्व भाषाओं से कितने शब्द लिए हैं। आपकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक भी है विश्व पटल पर हिंदी। जी। तो आज हिंदी के वैश्विक रूप में आप कैसे देखते हैं विश्व के स्तर पर हिंदी को? डॉक्टर साहब, मुझे विश्व को 3 कोटियों में बांटना पड़ा है। एक में जो हमारे पड़ोसी देश हैं, जैसे नेपाल है, तिब्बत है, बर्मा है, जी, इसी तरह से अफगानिस्तान, पाकिस्तान भी जी अब अलग हो गया है। हमारा ये 72 भारत के जो जी पहले इनकी एक समूची संस्कृति थी, अब थोड़ी अलग भी हो गई। दूसरे वे देश हैं जहाँ हमारे भारतवंशी गिरबिटिया बनकर 150 वर्ष पूर्व गए थे ना। हाँ, हमारे फिजी, सूरीनाम, गयाना, तिब्बत, वहाँ भी देखिए तो कहीं 40% हिंदी भाषी हैं, कहीं 55% हिंदी भाषी हैं। पत्र पत्रिकाएं हैं, उनकी संस्थाएं हैं, बड़े बड़े लेखक हुए, नाम गिनाने में बड़ा समय जाएगा, आप सबसे सुपरिचित है। बहरहाल उनकी एक अपनी अलग है, जिसे मॉरिशस में मॉरिशन हिंदी कहते हैं, फिजी वाले फिजियन हिंदी कहते हैं, त्रिनाद वाले त्रिनी हिंदी कहते हैं, सरनाम वाले सरनामी हिंदी कहते हैं, ऐसा हिंदी के लोग। तीसरे वे देश है जहाँ हमारे भाई बंधु बहुत बड़ी मात्रा में प्रवासी भारतीय या NRI बनकर के गए। अब आज जैसे लगभग 7-8 करोड़ भारतीय हैं जो विभिन्न देशों में रह रहे हैं, और वहाँ स्थानीय भाषा से प्रभावित होकर और अपनी परिषद बनाकर संगठित भाव से हिंदी की रचना कर रहे हैं। प्रवासी लेखन लेखन हो गया। इन तीनों साहित्यों को एक मिला दीजिए तो विश्वविद्यालयों में भी बाहर के बाहर के लोग पढ़ने आ रहे हैं। तमाम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय हिंदी में खोल गए, 3 तो चल ही रहे हैं, बाकी धीरे धीरे और खोलेंगे। ऐसे ही विश्व के अंतर्गत जिन लोगों ने हिंदी में काम किया है, जैसे तेसेतोरी ने यहाँ आकर पहली बार बताया कि वाल्मीकि रामायण और रामायण उसके पहले लोग अनुवाद, जैसे ग्रियर्सन ने इतना बड़ा सर्वेक्षण कराया हिंदी साहित्य का इतिहास और तुलसीदास को स्थापित किया। जैसे मारंगीबोम ने रामचरितमानस का अध्ययन करते हुए बताया कि विश्व का सबसे बड़ा लोकवादी काव्य है। तो ऐसे ही न जाने कितने लेखक, कभी फादर का मिल के हमारे आपके देखा देखी आए और इतना बड़ा शब्दकोश और राम कथा पर इतना बड़ा शोध कार्य, इन लोगों ने प्रकारांतर से अन्य देशों में रहते हुए हिंदी का कार्य किया है। ये भी हिंदी परिवार के अंदर है। तो इन सबको मिलाकर जो साहित्य बनता है वो विषय। दीक्षित जी, आपने पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत काम किया है। उत्कर्ष, उद्भव, ज्ञान शिखा, शोध, फिर साहित्य भारती, प्रभास आदि अनेक खोजी और महत्वपूर्ण पत्रिकाओं का आपने संपादन किया है। एक संपादक के रूप में आप वर्तमान साहित्यिक पत्रिकाओं के समक्ष किस तरह की कठिनाइयों और चुनौतियों को देखते हैं और उसके समाधान की दिशा में क्या सुझाव आते हैं? साहित्य यात्रा भी आज प्रकाशित कर रहा हूँ, संपादन कर रहा हूँ, शोध पत्रिकाएं साहित्य की, बहुत सारी समस्याएं खड़ी होती हैं। उसके संबंध में मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पत्रिकाओं के संपादन और वो साहित्यिक पत्रकारिता करने के उपरांत आपने जो उसको चुनौतियों को देखा है और उसके समाधान के संबंध में आपकी क्या दृष्टि है? डॉक्टर साहब, ये आप महसूस करेंगे कि साहित्य का विकास मूलतः संपादकों पत्रकारों के द्वारा हुआ है। हिंदी गद्य के आरंभ काल में महावीर द्विवेदी न होते, सरस्वती न होती तो हिंदी की खड़ी बोली की क्या दशा दिशा होती नहीं कहा जाता। उसी तरह से बाबू शिवपूजन सहाय की जो भूमिका थी, मतवाला निराला जी की जो भूमिका थी, या 50 पत्रकार के नाम गिनाने में बड़ा समय लगेगा। इन सब ने काव्य और कहानी और नाटक और उपन्यास लिखते हुए साहित्यिक पत्रकारिता की और दूसरे ऐसी पत्रिकाएं भी हिंदी में निकली जिन्होंने सर्वांगीण ज्ञान का विकास पत्रिकाओं के माध्यम से किया। कहते सरस्वती के लगभग 10 करोड़ पाठक और निराला के मतवाला की ऐसी थी कि जिस दिन उसका प्रकाशन निश्चित होता था उस दिन लोग प्रेस को घेर कर खड़े हो जाते थे कि कहीं ऐसा न हो कि अभी बिक जाए। मेरा देवकी नंदन खत्री जो जासूसी उपन्यास लिख रहे थे, लाहिरी प्रेस बनारस से धारावाहिक प्रतिमा उनका एक अंक निकलता था। उन्होंने बहुत सारे अंग्रेजों को विवश किया हिंदी पढ़ने के लिए और उसे पढ़ते हुए लोग भूल जाते थे कि स्नान और ध्यान और भोजन क्या होता है। इतनी पाठकीयता थी, इतनी गुणग्राहकता थी। लेकिन ठीक उसके विपरीत आप एक पत्रिका का संपादन कर रहे हैं, खुद भुक्तभोगी होंगे,
जी। एक जुनून है जिसकी वजह से आप लगे हुए हैं जी। अब सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि हम पत्रिका छापें, पैसा अपने घर से लगाएं, रचनाएं खुद तैयार करें या संपादित करें या संशोधित करें, जिसको भेज देते हैं वो एक टेलीफोन तक नहीं करता कि आपकी पत्रिका मिली है और बहुत अच्छी लगी है जी। या कि उसको हमने पढ़ा है। जी। आप चाहें कि इस तरह रचनाएं मिल जाएं, जैसे कोई शोध पत्रिका आप निकाल रहे हैं तो उसमें शोध का प्रारूप लिए हुए उस फॉर्मेट में 2, 4, 6 अच्छे लेख भी मिल जाए तो समझिए कि आपकी पत्रकारिता समाप्त। आज पठनीयता समाप्त हो गई है, सहयोग की भावना न के बराबर है, बस पीर विमर्शित विस्तीखर सारी भूमिकाएं आपको ही निभानी है और कोई शायद पूर्व का दंड है वो सुरक्षित रूप में खतरा है। ये साहित्यिक पत्रकारिता का मेरा, इसलिए बार-बार शुरू किया, बार-बार बंद किया और उसका सिलसिला यूं चल रहा है। प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन के आप अध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश संस्थान से भी जुड़े रहे हैं। हिंदी भाषा और साहित्य के विकास पर जो ऐसे संस्थानों की भूमिका है, जी, प्रयाग हिंदी संस्थान की भूमिका, हिंदी साहित्य सम्मेलन में जो लोग बैठे हैं बिहार या फिर उत्तर प्रदेश में संस्थान और भी कई ऐसे संस्थान हैं, तो उनकी जो भूमिका रही है नागरिक प्रचारणी सभा, उसके संबंध में थोड़ा हम चाहेंगे कि आप। देखिए, इन संस्थाओं का सचमुच बहुत बड़ा महत्व रहा है। नागरिक प्रचारणी काशी की सबसे पुरानी संस्था रही है, उसी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन को जन्म दिया। आज 115 वर्ष की संस्था हुई, आपका यह सम्मेलन 106 वर्ष पुराना हो गया। ऐसे ही अलग अलग राज्यों की राजधानियों में या बड़े नगरों में ये संस्थाएं खुली। सम्मेलन के ही प्रयास से फिर वर्धा में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति खुली। इन दोनों के प्रयास से चेन्नई में हिंदी प्रचार समिति खुली, जो बाद में दक्षिण भारत हिंदी विश्वविद्यालय बना। अब वो 4 नगरों में 4 शाखाओं में विकसित है। इनकी भूमिका जन जागरण में रही, इनके माध्यम से बहुत अच्छा पुस्तकालय चलता था। इनकी अपनी परीक्षाएं थी, जैसे हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से पहले प्रारंभिक कक्षा की प्रथमा कहलाती थी, फिर मध्यमा या विशारद कहलाती थी, फिर उत्तमा या साहित्यार्थ कहलाती थी। जो विशारद कर लेता था उसका नाम क्या के विशारद जुड़ जाता। जी जी, जैसे आज पीएचडी कर लेते से डॉक्टरेट शब्द जुड़ जाता। जी, तो सम्मेलन की ऐसी 12 संस्थाएं शाखाएं देश में रही हैं। जी, बिहार में, मध्य प्रदेश में, विदर्भ में, दक्षिण में, विदेशों में भी होता है। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति गांधी जी के माध्यम से खोली गई थी, हिंदी का विकास करने के, जिसमें राजेंद्र बाबू थे, टंडन थे, सुभाष चंद्र बोस थे, जवाहरलाल नेहरू थे, काका कालेलकर थे, जमनालाल बजाज थे, माखनलाल चतुर्वेदी थे। उस समय के सोचिए बड़े बड़े राष्ट्रवादी जो देश के सचमुच नायक थे, उन लोगों ने खोली थी कि पूरे देश में हिंदी को करना है भाषा की तरह। उनका उत्तर भारत में एक तरह का नेटवर्क है, दक्षिण भारत में भी बहुत है, विदेशों में सब मिलाकर 6000 के। तो एक बड़ा साम्राज्य है इन सबका। इन सब ने हिंदी का प्रचार प्रसार किया। हिंदी जब विश्वविद्यालय कम थे या नहीं थे तो हिंदी शोध वहीं से होता था, हिंदी के अच्छी पत्रिकाएं वहीं से निकलती थी, संकलन उनके पास था। इनका सर्वांगीण विकास अभी कमजोर हो गई है, हिंदी को बचाए रखना है। आपको साहित्य भूषण सम्मान, दीनदयाल उपाध्याय सम्मान, हिंदी साहित्य सम्मेलन से साहित्य वाचस्पति के बाद अनेक उपाधियां आपको मिली हैं और आपने हिंदी जगत में अपना काम किया है। आप 84 वर्ष के लगभग आपका होने जा रहे हैं। आपकी ऊर्जा 87 वर्ष के और आपकी ऊर्जा जो है उस रूप में बनी हुई है। मैं चाहूँगा कि आगामी जो साहित्यकार आज जो साहित्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं, शिक्षक, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? यही प्रार्थना करूँगा हिंदी को उत्तरोत्तर विकसित करते हुए उसे किस तरह नई पीढ़ी की उपयोगी बनाया जा सकता है, इस दिशा में कविता कहानी तो बहुत है। हिंदी में किस तरह से ऐसा साहित्य लिखा जाए जिससे ज्ञान की क्या जिससे जीविका के संसाधन आज की पीढ़ी को प्राप्त हो, जिससे राष्ट्रीय भावात्मकता प्राप्त हो। इस रूप में उत्तरोत्तर कार्यक्रम कर सकते हैं। ये आज की आवश्यकता है। उस दिशा में करता हूँ।
बाकी काम करते रहेंगे तो उसका नहीं किया जाता है। आप स्वतः प्रेरित होकर आए। उससे कुंठित होना चाहिए, उनके प्रति विकसित होना चाहिए। बस कार्य इसी तरह से होता है। ये विकास में आगे जो होता आप सबके लिए प्रेशर उठाता है। ये इतने व्यस्तताओं के बाद साहित्य यात्रा से बात करने का समय निकाला, कुछ निकाला। मैं समझता हूँ कि इस पीढ़ी को सबसे बड़ी बात क्या हो गई है कि नवीन पीढ़ी, युवा पीढ़ी, उनको साहित्य से जोड़ना भी एक बड़ा दायित्व बनता है। निश्चय ही इस माध्यम से, आपके इस विचारों से नई पीढ़ी जो है साहित्य के साथ जुड़ पाएगी। मैं समझता हूँ कि आप जीवी हों, अभी लंबे समय तक आपकी आवश्यकता हिंदी जगत को है। हिंदी की समृद्धि के लिए आपके इस सतत जो आपकी रचना धर्मिता है वो बनी रहे, और आपसे हम सभी प्रेरणा ग्रहण करते रहें। आपने साहित्य यात्रा परिवार को साहित्य यात्रा पत्रिका के लिए इतना समय निकाला और इस पवित्र स्तर पर समय निकाला। बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद।